नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड एलटी 2024 का दोस्तों पेपर हो चुका है। फर्स्ट पेपर की दोस्तों आंसर की का आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे। काफ़ी सारे मैसेज आपके द्वारा मुझे आए, लेकिन अभ्यर्थियों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। मेरे द्वारा पहले ही ग्रुप में अवगत करवा दिया गया था कि मैं 2 से 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस दौरान मैं कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा और इसकी आंसर की मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो आप जिन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि मैं आउटसाइड हूँ, तो इस कारण से मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा देर में ला रहा हूँ आंसर की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देर या जल्दी की बात नहीं है, बात है सटीक कितना आप लेकर आते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपका जो प्रश्न पत्र है, ये मुझे आज मिला है, मतलब बेसिकली मुझे पहले मिल गया था, लेकिन मैंने इसकी अभी आंसर की बनाई है और आपके सामने दोस्तों मैं इसकी आंसर की को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनऑफिशियल दोस्तों आंसर की है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा-सा लेट हो गई। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आप आंसर की बना दीजिए, बना दीजिए। लेकिन मेरे द्वारा उनको पहले अवगत करवा दिया गया था और पहले भी मैंने बीच-बीच में सभी को अवगत करा दिया था कि मैं अभी आउटसाइड जा रहा हूँ, मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हूँ। तो अभी भी मैं अपने कार्यस्थल पर नहीं हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी ये सुबह-सुबह आपका जो प्रश्न पत्र है, इसको मैंने अभी देख कर सॉल्व किया है, क्योंकि इसको मेरे को अर्जेंसी में आपको प्रोवाइड करवाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो अभी फर्स्ट पेपर की आंसर की है, इसको आप पूरा का पूरा मिला लीजिए, किस तरह का आपका प्रश्न पत्र आया है। प्रश्न पत्र के बारे में तो अभी मैं अंत में वीडियो के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जरा प्रश्न पत्र का आपको सॉल्यूशन बता देते हैं और फिर उसके बाद हम इस प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी की जो अभी परीक्षा हुई 2024 में, अभी 18 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ। इसकी आंसर की को दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। अनऑफिशियल दोस्तों आंसर की है, अभी यूके ट्रिपल एस सी ने आधिकारिक अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी हमने इसकी आंसर की दोस्तों बना दी है, इसको हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी प्रश्न पत्र के बारे में बाद में चर्चा करूंगा अंत में, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप में से काफ़ी लोग आहत हुए हैं और मैं भी काफ़ी आहत हुआ इस पेपर को देखकर, लेकिन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट फटाफट देखते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अब आप प्रश्न को देखिए, थोड़ा प्रश्नों के लेवल को समझिए, आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। भाई शैक्षिक रूप से प्रतिभावान बच्चे, सृजनात्मक क्षमता से युक्त बच्चे, दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे या बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा नीड होगी घर में शिक्षा प्राप्त करने की। तो अ चाइल्ड हैविंग मल्टीपल और सेवरल डिसेबिलिटीज। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रश्न को दोस्तों बना सकते हैं अगर आपने हमारी क्लासेस देखी। देखिए हमेशा ध्यान रखना, एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या आएंगे कि आपकी जो आपने पढ़ा है, उन जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इसलिए हमेशा आपसे कहता था कि डीप क्लासेस थोड़ा सा पढ़िए, जो हम लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं। बाद में फिर हमें भी ये करना पड़ा कि आप लोगों ने ज़्यादातर उन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर हमको भी क्या करना पड़ा कि आपको थोड़ा सरफेस लेवल पढ़ाना पड़ा। वरना अदरवाइज हमारी जो स्टार्टिंग की आप क्लासेस देखी तो हमने डीप डीप एक एक 2-2 घंटे की क्लास ली थी, उसमें कई सारे डीप कॉन्सेप्ट बताए। और अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमने कितने बार आपको करवाया था, और ये प्रश्न में आप देखें जो ज्ञानात्मक शिक्षण का सिद्धांत है, साफ साफ हमने आपको बताया था कि ज्ञानात्मक शिक्षण का जो सिद्धांत है वो आपका एलन गेज के द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया गया, ठीक है। टोली शिक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक बार आपको पढ़ाया था टोली शिक्षण, उसमें बताया था कि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर आपको यही इतना पता होता तो आपका यहीं पर ही काम हो जाता, ठीक है। तो फिर हिसाब से देखेंगे तो ज्ञानात्मक शिक्षण का सिद्धांत आपका चौथा है। और इसके अलावा कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान भी दोस्तों आपको बताया था, डेविस वाला, ठीक है। आपने हमारी क्लासेस अगर देखी होंगी ध्यान से, अब एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। अन्वेषण व्यू रचना आपका पोलियो एंड डंकर की है। देखिए सारी चीजें आपको बताई गई हैं, बस ये है कि दिक्कत यह है कि इस बार जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके मिले हुए हैं, इस तरह से आपका है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत जिसका एथिक्स मतलब आप कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा तो वो इसको सही करके आएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ए का आपका चौथा हो गया और सी का दूसरा हो गया। तो ए का चौथा और सी का दूसरा, इस तरह का ऑप्शन दोस्तों कौन सा बन रहा है, डी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट बन रहा है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे अब अगला प्रश्न देखेंगे। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या शिक्षा नहीं है। आपने देखना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन क्या नहीं है, ठीक है।
ये डायरेक्ट रिटर्न है, मौद्रिक निवेश है, अप्रत्यक्ष प्रतिफल है या फिर मानव संसाधन विकास है। आपने अगर हमारी क्लास देखी होगी शिक्षा एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसमें दोस्तों हमने बताया था आपको कि शिक्षा क्या है, डायरेक्ट रिटर्न भी है, इनडायरेक्ट रिटर्न भी है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है। भाई ऑब्वियसली बात है कि भाई जो आदमी शिक्षा प्राप्त करता है तो वो फिर क्या करता है, रोजगार प्राप्त करता है शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रतिफल भी है, अप्रत्यक्ष प्रतिफल भी है, डायरेक्ट रिटर्न भी मिलता है, इनडायरेक्ट रिटर्न भी मिलता है, मानव संसाधन विकास भी है। डायरेक्टली मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए शिक्षा में आप निवेश करते हैं, ठीक, तो डायरेक्टली आपका मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होना चाहिए। सो निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो ये आपका मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी देखना रहेगा आयोग इसका आंसर क्या देगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर, लिंग के विषय में कौन सा आपका कथन असत्य है। देखिए अगर आप लिंग या जेंडर की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लिंग आपका एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, साफ साफ डेफिनेशन में लिखा गया है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो लिंग आपका एक जैविक संरचना है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इसका राइट आंसर बी ही होगा, बी आपका असत्य है। लिंग एक आपकी जैविक संरचना यानी कि एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। अगर बात करें सेक्स की तो वो आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। बाकी इसमें डी वाले ऑप्शन में भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि ये पूर्वाग्रह पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि कुकिंग एंड बॉक्सिंग एक्टिविटीज हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद जेंडर। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कुकिंग है तो उसके लिए लड़कियां ही होनी चाहिए, ठीक है। बॉक्सिंग एक्टिविटीज है तो ये आधारित है कि भाई लड़के ही बॉक्सिंग खेलेंगे, तो ये लिंग से घनिष्ठ संबंध है घनिष्ठ संबंध, लेकिन पूर्वाग्रह पर आधारित है। यानी बेसिकली लोग मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात उस पर होगी, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए कि लिंग आपकी एक जैविक संरचना है। इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट। जो आपका सेक्स है वो एक आपकी क्या कहते हैं, जैविक संरचना है। तो अभी देखना रहेगा बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न है तो चलो ये सीधा सीधा आपका आया है और कितने बार आपको बताया, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अनुभव संकुल प्रतिमान किससे संबंधित है, ये एडगर डेल से संबंधित है। हु इज द एसोसिएटेड विद द मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेल। ये आपको कितने बार हमने करवाया है, तो ये तो सीधा सीधा सा है, ठीक है। अब समाजवाद की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा समाजवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। आपको समाजवाद से संबंधित दोस्तों जब हमने एक चीजें बताई थी तो कई देखिए थ्योरी में रहती चीजें, अब एमसीक्यू नहीं बन पाया तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी से आपका प्रश्न बनेगा। देखिए सबसे पहली बात है, सोशलिज्म डज नॉट सेपरेट एंटाइटी ऑफ इंडिविजुअल। समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता को नहीं मानता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा समाजवाद व्यक्ति को समाज का एक अंग मानता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल गलत है। देखिए समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, ठीक है। समाजवाद में तो एक सभी को समान तरीके से बढ़ाने की व्यवस्था होती है, ठीक है। पूंजीवाद एक्चुअली क्या है कि वहां पर व्यक्ति की पृथक सत्ता आ जाती है। इस तरह से समाजवाद में प्रतियोगिता का प्रमुख स्थान नहीं है, प्रतियोगिता को बिल्कुल ये बढ़ावा नहीं देता है। सी और डी आपके क्या है, बिल्कुल गलत हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी इमेज की विशेषता नहीं है बतानी है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, सी और डी इसकी विशेषता नहीं है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये समाजवाद की विशेषता नहीं है, समाजवाद की विशेषता है ए वाली और बी वाली। तो आपको बताने की कौन सी नहीं है, तो इस तरह से ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मुझे पता है दोस्तों कि ये प्रश्न पत्र आप जब आपने वहां पर किया होगा तो आपको बिल्कुल परेशानी आई होगी और इसके बारे में अभी हम अंत में चर्चा भी करेंगे। फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन काम है कि पहले आपको इसका सॉल्यूशन देना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि है भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है। 22 सरकारी भाषाएं, उनमें से शास्त्रीय भाषाएं आपकी कुल मिला के 6 हैं दोस्तों, जिसमें आपकी कौन कौन 6 भाषाएं आती हैं। एक तो आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत और उड़िया, ठीक है। ये आपकी 6 भाषाएं हैं। 6 में से आपको 3 का कॉम्बिनेशन बनाने को देख रखा है। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि भाई तमिल और कन्नड़ तो हो ही गई, इसके अलावा संस्कृत है, तो बी वाला करेक्ट इसका ऑप्शन बैठता है, ठीक है। तो 22 सरकारी भाषाओं में से एक जो सरकारी भाषा के रूप में है, तो 6 में से 6 हैं शास्त्रीय भाषाएं, उसमें आपकी ये कुल मिला के 3 भाषाएं हैं, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, ठीक है। बाकी जैसे आपकी फिर मैंने पहले ही बोला कि इसमें आपकी तेलुगु भी आएगी, मलयालम भी आएगी, ठीक है, और तमिल भी आएगी, ठीक है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। उड़िया तो इसमें नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में।
मतलब इधर नीचे तो इस पे मराठी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये प्रश्न नंबर 8 आपको कितने बार दोस्तों हमने करा दिया था कि कौन सा आयाम, ये तो प्रश्न एज इट इज आया है जो आपको करवाए गए, ठीक है। कौन सा आयाम है जो गिलफोर्ड के त्रिविमीय मॉडल का आयाम नहीं है। और ये प्रश्न आपको कितने अलग अलग स्टाइल में हमने करवाया था, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, ये तीनों होते हैं, शाब्दिक नहीं होता है, ठीक है, सिमेंटिक। तो ऑपरेशन है, कंटेंट है, प्रोडक्ट्स है। अब देखिए प्रश्न का स्तर तो दोस्तों हमेशा चेंज होगा ही होगा, प्रश्न एज इट इज तो नहीं आएगा बस, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। आश्रम स्कूल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन टू कैटर द एजुकेशंस नीड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अभी जो आपके खासकर जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दोस्तों जो आश्रम विद्यालय हैं उनकी दोस्तों स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला भी दोस्तों आपका बिल्कुल आपके पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स पर दोस्तों आधारित प्रश्न है। एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी के आपकी कक्षा में निष्क्रिय है तो आप क्या करेंगे। स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज इज इनएक्टिव इन योर क्लास, व्हाट विल यू डू। आप उसको स्कोल्ड करेंगे, टू पे अटेंशन टू योर लेक्चर, आपका व्याख्यान सुनने के लिए उसको डांटेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे। मेक योर लेक्चर सिंपल बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे। उसे विशिष्ट विद्यार्थियों के विद्यालय में प्रवेश लेने की सलाह देंगे। आप देख सकते हैं ये सारे जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 10th का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीके में अधिगम की जो धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन हैज मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग। तो लेक्चरर है, डिमोन्स्ट्रेशन है, ऑडियो विजुअल है, या फिर दूसरों को पढ़ाना, अधिगम का तात्कालिक उपयोग। बेसिकली दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दूसरों को पढ़ाना, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है कि जो मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा जो रिटेंशन ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि कितने प्रतिशत तक आपको जो भी आपने सीखा है वो आपका कितने समय तक धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, आप बुक से पढ़ते हैं तो धारण क्षमता केवल 10% होती है। देखिए ये आपका क्या कहते हैं जो रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग है, इसका दोस्तों एक वो बनाया गया है, कर्व बनाया गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें देखा गया या एक तरह से इसका कोन बनाया गया है, तो इसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रिटेंशन रेट होता है कि जब आप क्या करते हैं दूसरे को पढ़ाते हैं, यानी कि टीचिंग ऑफ अदर, तो इसमें 90% क्या होता है, रिटेंशन रेट होता है, ठीक है। 10% ये होता है कि आप जब बुक से पढ़ाते हैं। इसी तरह से सबके परसेंटेज दिए गए, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा 30% रिटेंशन रेट रहता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक आपका एक अलग लेवल का प्रश्न है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जब दूसरों को पढ़ाना होता है अधिगम का तात्कालिक उपयोग, तो इसमें आपका क्या होता है, मैक्सिमम रिटेंशन रेट होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग, ओके। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो कैटेगरी है वो कैटेगराइज की गई। जैसे कि कोई लेक्चरर है तो लेक्चर से रिटेंशन रेट आपका केवल 5% होता है, ठीक है। ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करी जाए तो उससे 30% दोस्तों आपका क्या होता है, रिटेंशन रेट होता है। तो इस तरह से ऑडियो विजुअल से आपका 20% ही रिटेंशन रेट है, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या है, एक तरह से जो लर्निंग पिरामिड है दोस्तों बनाया गया है। तो ये देखा गया है कि जो टीचिंग अदर्स है तो उसमें आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटेंशन रेट है 90% का, ओके। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप थोड़ा सा देखिए ध्यानपूर्वक। ये भी दोस्तों आपका एक तरह से पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, उसका प्रयोग है, इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक। आपको हमने कितने बार दोस्तों बताया है कि जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से बताई गई है। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और आप जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रयुक्त कर किशोरावस्था को के विद्यार्थियों को सहायता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। औपचारिक यानी कि आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, ठीक है, बेसिकली आपकी ये लास्ट स्टेज होती है, चौथी स्टेज होती है, ठीक है। तो इसमें आप विद्यार्थियों की कैसे सहायता करेंगे, ठीक। क्या आप उनको इंकरेज करेंगे मेमोराइज द स्टेप सिचुएशन, यानी कि पद परिस्थितियों को कंटेस्ट करने के लिए उनका उत्साहवर्धन करेंगे, मतलब आप उनको मेमोराइज करने के लिए कह रहे हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो इस अवस्था में तो आपका कंठस्थ करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए क्यों बोलेंगे, तो यही स्टेटमेंट आपका पहले ही गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर ये बाय इंक्रीजिंग एंड ट्रेनिंग देम फॉर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। यस, क्योंकि स्टेज में क्या होता है कि वो आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क के लायक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उपलब्ध परिस्थितियों के क्रमिक संभावनाओं को सृजित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करेंगे, ये भी एक आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके अलावा बाय इंक्रीजिंग द स्टूडेंट टू एक्सपोज देमसेल्फ टू वेरियस सिचुएशन एक्सपीरियंस विद द कीन इंटरेस्ट, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, लेकिन आप उनको इस स्टेज पे मेमोराइज करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये आखिरी स्टेज है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चा इन इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है, इस रीजनिंग के लायक हो जाता है। ठीक है, और उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं सिस्टमेटिकली जनरेट पॉसिबिलिटी फॉर अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट को एक्सपोज देमसेल्फ टू वेरी सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस विद द कीन इंटरेस्ट। सो इस तरह से देखा जाए तो ये आपके दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि एक आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसको आप हटा दीजिए तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, मैराथन वाली सीरीज देखी होगी, उसमें भी बताया था और वैसे भी कितने बार बताया है। कौन सी किताब गिजुभाई बदेखा ने लिखी है, बिल्कुल आपका एज इट इज प्रश्न आया था, दिवा स्वप्न वाला। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न एज इट इज आएंगे, कुछ दोस्तों आपके थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले आएंगे। अब आपने अगर दोस्तों हमारी सबसे पहले जो क्लासेस हमने पढ़ाई थी, शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, ठीक है, और शिक्षा के बारे में जो डेफिनेशन दी गई थी, तो उससे आप बहुत आसानी से, इसके अलावा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी दोस्तों आपको बताई थी, उसके आधार पर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपने सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, ये क्या है, शिक्षा का एक विश्लेषणात्मक अर्थ है। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या है, शिक्षा की प्रकृति को बताता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। बेसिकली क्या है, ये शिक्षा की नीड ऑफ एजुकेशन, इसलिए शिक्षा जरूरी है क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। इसके अलावा विद्या शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ये तो बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, इसमें आपका एक ऑप्शन ये बन रहा था कि आप केवल ये भी आपको पता होता है कि भाई विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है, तो क्लियरली चौथे का तीसरा वाला बन रहा है, एक ही ऑप्शन से आपका बन जाता है। ठीक है, वैसे मैं आपको सभी बता रहा हूँ, लेकिन आप चौथे का तीसरा लगा के आप क्या कर लेते, पहला क्वेश्चन बना लेते। ठीक है, तो ये तो आपका ठीक है। इसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रशस्त प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ये हमने आपको नहीं बताया कभी भी, ये हम मानेंगे। और ये बेसिकली क्या है कि बहुत डीप लेवल का जो प्रश्न है, डीप लेवल का भी कह सकते हैं कि अब समय अगर इन्होंने दिया होता तो फिर कोई ऐसी समस्या नहीं थी। अब इसके बारे में मैं अंत में चर्चा करूंगा। प्रशस्त प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल विद्यालयों की छंटनी के लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है। अब ये दोस्तों हमने विकलांगता अधिकार अधिनियम है, व्यक्ति अधिनियम 2016, कई बार दोस्तों इसके बारे में हमने बात करी कि जिसने 1995 के विकलांगता अधिकार अधिनियम को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम उसको रिप्लेस किया। इसमें 7 से लेकर 21 तक की कैटेगरी, अब 7 से जो विकलांगता के प्रकार थे 21 कर दिए गए हैं। तो उसमें जो प्रशस्त ऐप है, ठीक है, तो ये विद्यालयों की छंटनी के लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है। प्रशस्त की बात कर रहे हैं तो प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल विद्यालयों की छंटनी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, सर जॉन एडम्स कहा करते थे, कितने बार ये डेफिनेशन आपको बताई है, सीधे सीधे शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष। ठीक है, एजुकेशन इज अ डायनेमिक साइड ऑफ द फिलोसफी। तो जॉन एडम्स की दोस्तों डेफिनेशन है, ये आपको एज इट इज बताई थी, ये आप बना सकते थे। ऐसी ही शिक्षा और दर्शन सिक्के के दो पहलू, रॉस की डेफिनेशन थी। ठीक, तो ये आपकी दो डेफिनेशन हमने आपको स्पेशली बताई थी, और वैसे भी आपको ये तो एमसीक्यू के माध्यम से बताएगी। ठीक, अब अगला देखेंगे। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको नहीं दिखता ये कराया हुआ, ठीक है, सामने सामने आपको समावेशी शिक्षा के कितने बार आपको बताया था। समावेशी शिक्षा में हमने एक बार एक प्रश्न एक ऐसा कराया था जिसमें आपके दो प्रश्न, दो तरीके थे। समावेशी शिक्षा, उसमें आपको दो ऑप्शन थे, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो यही है बिल्कुल, क्या कि भैया सभी बच्चों के संग समान भाव और आदर का व्यवहार करना चाहिए। समावेशी शिक्षा दर्शन का विश्वास क्या है, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन किसमें बिलीव करता है। देखिए, विकलांग बच्चों को केवल सक्षम विद्यार्थियों के संग बैठने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। अब आपको लगता नहीं कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षक विकलांग बच्चों के संग सदैव दयालु होने चाहिए, नहीं। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि सारे जो चिल्ड्रन है शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, और सभी बच्चों को आपने क्या करना है, उनके संग समान भाव और आदर का व्यवहार करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विकलांग बच्चा हो, चाहे वो
कि मतलब सामान्य बच्चा हो या फिर आपका इतर बच्चा हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, आपने उनके संग समान व्यवहार करना है, सभी बच्चों के संग समान भाव और आदर से व्यवहार करना है। ठीक है, तो ये जो आपके स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं कि एक संकीर्ण विचारधारा को दिखाते हैं, ABD। ठीक, तो आप इस तरह से सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे एजुकेशन लीडरशिप इज मोस्ट एसेंशियल टू। एजुकेशन लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए है, चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहेवियर, एजुकेशन सुपरविजन। देखिए, जो शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो शैक्षिक प्रशासन में होती है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और भी जैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा शिक्षा सचिव हैं या फिर आपके जो बड़े उच्चस्थ अधिकारी हैं, तो शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशन लीडरशिप सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसको लॉजिकली लगा के कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगेन शिक्षा के लिए शैक्षणिक पैडागोजिकल ज्ञान क्यों आवश्यक है? अब ये आपको क्यों चाहिए, पैडागोजिकल की नीड आपको क्यों है? पैडागोजिकल नॉलेज एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज इट इनेबल हिम हर टू इफेक्टिवली लेसन प्लान फॉर टीचिंग। शिक्षण हेतु प्रभावात्मक पाठ नियोजन करने में, उचित कक्षा प्रबंधन में, शैक्षिक भ्रमण के आयोजन में, या फिर पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग है उसके सभा आयोजन बनाने और आयोजन करने में। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो पेडागोजिकल ज्ञान है वो क्यों आवश्यक होगा भाई, आप इससे इफेक्टिव लेसन प्लानिंग कर पाएंगे, ओके, और अपनी क्लास को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। तो ए और बी करेक्ट है। शैक्षिक भ्रमण के आयोजन में आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बना रहे हैं, उस मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आवश्यकता नहीं, एक हद तक आवश्यकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना कि योजना बनाने और आयोजन करने की जब बात होती है, अब हाँ, अगर आप मान लेते हैं टीचर्स के संग अगर आप बच्चे की के डिस्कस कर रहे हैं तो फिर वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप उसका आयोजन कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको इतना आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्लानिंग अगर आप वहाँ पर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तब उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए और बी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया था? बड़ा आसान प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों आपका 10+2+3 को स्वीकार किया गया था, फिर उसके बाद 1986 के द्वारा इसको पूरे देश भर में लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ये प्रश्न आपको करवाया गया है पहले भी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यदि एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, यह इंगित करता है शिक्षण की क्या शैली है। ठीक है, अब शिक्षक की क्या शैली, देखिए शिक्षक की जो टीचिंग स्टाइल होती है ना, जैसे अलग अलग होती है, जैसे एक ऑथोरेटिव होती है, एक डेमोक्रेटिव होती है, एक लेस फेयर होती है। ठीक है, लेस फेयर। तो बेसिकली क्या है कि जब आप ऑथोरेटिव होते हैं तो इसमें सबसे ऊपर सत्ता शिक्षक की होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि इसमें शिक्षक और बालक दोनों का होता है। लेस फेयर में क्या होता है कि बेसिकली इसमें बालक की ज़्यादा सत्ता होती है। सत्ता का मतलब यह है कि बालक को ज़्यादा इसमें आज़ादी होती है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि दोनों के दोनों को समान होता है, मतलब दोनों को समान आज़ादी होती है। अधिकारात्मक ऑथोरिटिव में क्या होता है कि शिक्षक को ज़्यादा क्या कहते हैं, अधिकार होते हैं। ठीक, और ये भी चीज़ें आपको करवाई गई, प्रीवियस क्लासेस में करवाई गई, जब हम दोस्तों पेडागोजी बहुत अच्छे से करवाया करते थे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब लेकिन ये बात ये है कि ये कर क्या रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं नया, और क्या कहते हैं, पेडागोजी पूछ रहे हैं पुराने स्टाइल से। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? तो अभी चलिए कोई बात नहीं, अधिकारात्मक इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा, टुडे आई विल टीच। अगर वो बोलेगा कि भाई टुडे वी विल लर्न समथिंग, तो दिस इज काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा वहां पर है कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो एक थोड़ा सा वहां पर डेमोक्रेटिक मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दिखता है, अधिकार टाइप का दिखता है, तो उस हिसाब से उसको समझना है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, शिक्षकों से निम्न गुण अपेक्षित है। टीचर से आपसे क्या क्या अपेक्षित है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है। अब आप हमारी अगर पहले क्लास देखें तो हमने शिक्षक नाम की एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें आपको सारे गुण बताए थे, तो आप देख सकते हैं कि उससे क्या वो है। और नहीं तो वैसे भी आप समझ सकते हैं भाई, इतने समय से आप चीजें पढ़ रहे तो आपसे क्या क्या गुण अपेक्षित होगा। हाई मोरल कैरेक्टर, स्वस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए, इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए। बाकी आपका जो मजबूत राजनीतिक आधार, साउंड पॉलिटिकल बेस, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कहने का मतलब पॉलिटिकल बेस से आपका कोई अर्थ नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ABC आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ABC इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे,
अब विकलांगता जन अधिकारिता अधिनियम 2016, ये बहुत बार आया है, इस बार इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इनको दिया है इन्होंने, को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर आपको ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा तो वैसे भी आप इसको लगा सकते थे। तो देखिए, विकलांगता जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा में किसके लिए प्राप्त किया गया? शिक्षण कौशलों की प्राप्ति के लिए, विकलांग व्यक्तियों को नागरिकता की शिक्षा के लिए, या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकसित करने के लिए, या विकलांग व्यक्तियों की विचारों की पहचान प्रदान करने हेतु। तो उनके विचारों को पहचान प्रदान करने हेतु नहीं, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट भी लगता है एथिकली। तो टू जनरल अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांगता व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता करने विषय हेतु, इसीलिए विकलांगता जन अधिकार अधिनियम 2016 को शिक्षा के, इसलिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, तो विकलांगता जन अधिकारिता अधिनियम, यहीं से दोस्तों इसका जो नाम है इससे ही पता चल जा रहा है कि ये है क्या। ठीक है, तो विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016, इसको विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु, इसलिए इसको यहाँ पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ओके, अब अगला देखेंगे। अब ये सीखने का पठार कितने बार आपको बताया गया, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति नहीं हुई है और नहीं दिखती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि जब आपका क्या होता है, जब आप सीख रहे होते हैं बीच में क्या होता है, ऐसे पठार आ जाता है, ये जैसे पर्वतों के ऊपर पठार होता है ना, तो इस समय आपकी जो सीखने की गति होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से आप लर्निंग कर्व बन रहा होता है, अधिगम का वक्र आप ऊपर को बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपकी पठार बन जाता है। ठीक है, तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है। क्या नहीं कारण हो सकता है? सबसे पहले लैकिंग इन द इंटरेस्ट रिलेटेड टू एक्शन, यानी कि क्रिया संबंधी रुचि में कमी। अरे इससे तो पठार बनेगा, ये तो भाई आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्रिया जो आप कार्य कर रहे हो उससे संबंध में आपकी इंटरेस्ट की कमी होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सीखना रुक जाएगा। इसके अलावा पठन सामग्री की कठिनाई स्तर में वृद्धि, यानी कि आपको जब आपने पढ़ा होगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट है लेवल, तो यार अपने आप ही वहां पर क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, आप सीखने में जो प्रगति है वहां पर रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा सीखने के दौरान समय अवकाश देना बालक की बुरी आदत। देखो, अगर बालक की बैड हैबिट्स हैं, भाई आप बैड हैबिट्स समझ रहे ना, कि भैया उसको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, दिमाग कहीं और है, और भी कई अन्य आदतें हैं, तो उससे तो क्या होता है, सीखने में कोई भी प्रगति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सीखने के दौरान समय अवकाश देना, इससे आपका पठार नहीं बनेगा। सीखने के दौरान समय अवकाश देने से प्रगति नहीं रुकती है। तो और भी अच्छा है कि अगर सीखने के दौरान थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो इससे क्या होता है कि उसको और ऊर्जा मिलती है और फिर उसका और सीखने में प्रगति होती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, प्रभावी कारण नहीं होगा, कारण नहीं हो सकता इसका है। ठीक है, सीखने के दौरान अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो इससे सीखने में प्रगति नहीं, ऐसा नहीं होता कि सीखने में प्रगति ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर उसके बाद दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान रखना है अनऑफिशियल है, लेकिन फिर भी आप मान के चले कि यही इसके प्रश्न के उत्तर निकलेंगे। अगला देखेंगे, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के विशेष उद्देश्य क्या है। अब देखिए, है क्या दिक्कत, क्या है कि CIET NCERT के अंदर है। अभी हमने एक बार बताया तो था आपको, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि भैया सिलेबस में नहीं था, तो हमने केवल NCERT पढ़ा है। बाकी आपको बताया था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं, इसका बता देते हैं। इसके उद्देश्य में आपको बता दूं, सिंपल सा है ये, मतलब सिंपल सा का मतलब वैसे सिंपल नहीं है, मैं आपको जो इसके मेन उद्देश्य है वो बता दूं। इसका मेन उद्देश्य है शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्रों में शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा भारत में शैक्षिक तकनीकी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो ये सी और डी इसका राइट है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा अगर किसी को पता होता कि NCERT के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इसका संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया जो NCERT है वो विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक और कौशल शिक्षा में एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपने बताने की विशिष्ट इसके स्पेसिफिक एम है ये। ठीक है, तो स्पेसिफिक एम में सी और डी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी और डी शुड बी करेक्ट। तो सी एंड डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आपको बताइएगा कुछ अगर लगता है तो। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, निम्न में से आपने व्यक्तित्व को पढ़ना है और एक को अभिकथन, दूसरे को कारण बोला गया। ठीक है, देखिए क्या है, पहला अभिकथन है, जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभिक शिक्षा के प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित किया गया था। बिल्कुल, जो डाइट्स वाली जो संस्थाएं हैं दोस्तों, ये एस्टेब्लिश इसलिए की गई थी ताकि जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली है
इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ठीक है। ओके और बेसिकली देखा जाए तो ये जो डाइट्स हैं बेसिकली क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, उसके क्रम में दोस्तों इनका किया गया था 1987 1988। फॉर्मली दोस्तों इन्होंने 1988 से काम करना स्टार्ट करा था। तो देखा जाए तो इसका काम यही हुआ था कि भाई जब आपका जिले स्तर पे, जैसे मान लेते हैं ये एजेंसियाँ थी एनसीईआरटी एससीईआरटी था, इन पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, तो बेसिकली विकेंद्रीकरण था कि जिले स्तर पे भी क्या होनी चाहिए, ऐसी इकाइयाँ होनी चाहिए जो कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन हैं उससे संबंधित जो भी आपकी जो टीचर्स ट्रेनिंग है, ठीक है, उससे दोस्तों संबंधित एससीईआरटी के अंदर काम करने वाली संस्थाएं थी, जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान। टीचर्स ट्रेनिंग दोस्तों इसमें क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। जैसे आपकी राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार पे तो एनसीईआरटी एससीईआरटी काम कर रहे थे, लेकिन इनके लिए जिले स्तर के लिए इन्होंने जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान इन्होंने खोले, ठीक है, ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस समय जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की शैक्षिक समस्या पता लगाने का कार्य मुख्य कार्य सौंपा गया था। अब ये जो कारण है ये बिल्कुल गलत है कि जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक, इनका काम कोई शैक्षिक समस्याएं पता लगाना नहीं है, ठीक है। शैक्षिक समस्याएं पता लगाना डाइट्स का काम नहीं है और ये कह रहे हैं कि खासकर ये मुख्य कार्य बता रहे हैं, तो मुख्य कार्य इनका ये नहीं होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपका करेक्ट है, लेकिन जो इसका कारण है वो गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट होना चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, इसका ए वाला, इसका सी वाला ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगला देखेंगे, एनसीईआरटी किस स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्रीय राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। अब ये प्रश्न तो आपको कितने बार बताया कि आपको विद्यालय स्तरीय शिक्षा पर, ठीक है, स्कूल लेवल एजुकेशन पे एनसीईआरटी देता है। बाकी आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, पौध शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इससे कोई इसका संबंध नहीं है। अब इसको देखिए, निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प आपने चुनना है। अगेन दोस्तों आपके पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित दोस्तों प्रश्न है, ठीक है। एक बालक बालिका अपने जूते के फीतों को नहीं बांध सकती, ठीक है। उसके बाद टीचर ने क्या किया, उसको एक एक्सीलेंट लेक्चर दिया और डिमोन्स्ट्रेशन बताया। अब बालक बालिका अपने जूते के फीते बांधना सीख गई, क्या है, तो बालक बालिका बहुत आज्ञाकारी है, बालक बालिका बहुत ज़्यादा सतर्क है, अटेंटिव है, सिंसियर है, या चाइल्ड हैज़ लर्न समथिंग। तो बेसिकली यही तो अधिगम है ना, तो उसने कुछ ना कुछ दोस्तों आपका सीखा है, ठीक है, वो सीखना है। अब आज्ञाकारी है, सतर्क है, निष्ठावान है, ये अलग चीज़ें हैं। ये आपका बेसिकली क्या है, ये अधिगम है कि टीचर्स ने उसको लेक्चर दिया, बताया कि भाई जूते की फीतों को ऐसे बांधते हैं, तो फिर उसने उसको बांधना सीख लिया, ठीक है। तो उसने क्या है, अधिगम किया है, ठीक है। अगला देखेंगे, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन यानी कि एम्प्टी वेसल रूपक किसको निर्दिष्ट करता है, एम्प्टी वेसल, ठीक। विद्यालय पुस्तकालय में नई किताबें जोड़ना, विद्यालयों में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना, विद्यालयों के नए भवन निर्माण अनुदान प्रदान करना। आपने जैसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि विद्या क्या है, बालक का जो मन है वो कोरी स्लेट है, तो वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। जनरली जो किड्स होते हैं वो आपके कहते हैं एम्प्टी वेसल हैं, ठीक है, हु नीड्स टू बी सेट डाउन इन अ रूम एंड फील्ड विद करिकुलम कॉन्टैक्ट, यानी कि विद्यार्थी के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना। सी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिलिंग द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, तो एम्प्टी वेसल इसके संदर्भ में है दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न आप देखिए, परामर्श और निर्देशन वाला, ये आपको दोस्तों बहुत अच्छे से हमने परामर्श निर्देशन वाली आपको बताई थी वीडियो। हमने आपको बताया था कि जो परामर्श होता है वो निर्देशन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। निर्देशन क्या है, गाइडेंस एक बहुत बड़ी व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंदर परामर्श आता है। तो बेसिकली कथन दो भी इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, गाइडेंस इज ब्रॉडर देन काउंसलिंग, दिस इज करेक्ट, एंड काउंसलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ द गाइडेंस, ओके। सो कथन एक और कथन दो आपके दोनों के दोनों सत्य होने चाहिए। तो ये तो हो गए आपके पेडागोजी के 30 प्रश्न। चलिए आगे के भी देखते हैं, ठीक है, अगले का भी देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। 10 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए 10 वर्ष पहले ए बी सी की आयु मान लेते हैं क्या क्या थी, देखो 1:2:3 है, तो एक की आयु होगी x, दूसरे की मान लेते हैं 2x और अगले की हो जाएगी 3x। 10 वर्ष पहले, ठीक है,
10 वर्ष पहले। अब वर्तमान आयु कितनी है? 90 वर्ष। तो अभी वर्तमान आयु कितनी होगी? x प्लस 10, 2x प्लस 10, 3x प्लस 10, वर्तमान आयु इतनी हो जाएगी। ठीक है, ए बी सी की, ये ए की आयु है, ये बी की आयु है और सी की आयु। अब इन तीनों का सम कर दो, x, इन तीनों का जब आप सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6x प्लस 30 बराबर कितना दिया हुआ आपको? 90 वर्ष। ठीक है, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा, अभी इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। आपको बताना है x मिल गया, अब c की चाहिए वर्तमान आयु। ठीक है, मतलब आपको चाहिए c की वर्तमान आयु। ठीक, तो कितना हो जाएगा? देखो ये है c, 3x प्लस 10 है उसकी वर्तमान आयु, यानी कि 3 गुणा 10 प्लस 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब ये आपका वर्बल रीजनिंग से दोस्तों ये प्रश्न आ रखा है और जिसमें आपके एज बेस्ड प्रॉब्लम होती है वो आपका आ रखा है। ठीक है, प्रश्न अगला देखेंगे। तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित करी? तो तरुण कुमाऊं जो बुक है ये आपकी बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बुक है, तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका प्योरली उत्तराखंड से आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न रीजनिंग का, ये सीरीज है 10,000, 11,000, 9,900 ये है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपके बैंकिंग वैंकिंग में आते रहते हैं, सीरीज वाले है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या है? अब देखो 10,000 है, फिर 11,000 है, तो 1,000 की बढ़ोतरी। बेसिकली क्या है ये आपका कि 10,000 है, 10,000 का आपने निकाला पहले 10%। ठीक है, 10% निकाला तो कितना हो जाएगा? ये आएगा 1,000। ठीक है, ये 1,000 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 11,000। ठीक है, अब 11,000 का 10% निकालो, 11,000 का 10% कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 1,100 रुपये। 1,100 रुपये से माइनस करना है, अगले स्टेप में माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस करो 1,100 रुपये, देखो 1,100 रुपये माइनस करोगे, एक बार प्लस करना है 10%, फिर एक बार माइनस करना है, ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 9,900। अब इसका फिर 10% निकालो, इसका 10% निकाल के फिर ऐड करना है, इसका 10% कितना होगा? 990। ये 990 को ऐड करो, 9 हो गया, 9 और 9 18, एक यहाँ पर आ जाएगा 10। ये अब फिर क्या करना है? इसका 10% निकाल के माइनस करना है, इसका 10% कितना हो जाएगा? 1089। सिंपली जीरो को हटा दो बस। ठीक है, 1089, इसको माइनस करो, 10 में से 9 गया, 1 हो गया, फिर देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9801। अब फिर क्या करना है? इसका 10% निकाल के इसमें क्या कर देना है? इसमें से माइनस कर देना, मतलब ऐड कर देना है। ठीक है, इसका 10% निकालो, इसका 10% हो जाएगा 9801 का, ये हो जाएगा 980.1। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको गणित में थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 हो जाएगा, 1 8 9 8 17 और ये हो जाएगा 9 और 10, तो ये आ जाएगा 10,781। अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, लेकिन इसमें परसेंटेज और इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो रीजनिंग मैथ्स वाले हैं उन्होंने तो कर दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आई होगी जो आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड जिनका नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक सेकेंड देखते हैं क्या है भैया आगे। ठीक है, अगला आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक वर्ष के अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। बिल्कुल ये दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है, जीडीपी की ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जितना मूल्य होता है उसको जीडीपी बुलाया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये एक वर्ष की जो अवधि होती है वो क्या होती है? वो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उस दौरान जो आपका वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत के लिए ये जो वर्ष होता है वो कितना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में कथन बोला गया है, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये कैलेंडर वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कथन एक और दोनों आपके करेक्ट है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न परीक्षणों में से आपने जो डिफरेंट है उसका चयन करना है। तो ये भी आपका वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है। अब ये प्रश्न भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है। करना क्या था कि इसका आपने बेसिकली आपने इसका सम करना है। देखिए 1 + 0 1, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 8 और 1 9। फिर आप देखेंगे 6 और 5 1 11, 11 और 4 15, फिर 8 और 8 16, 8 और 8 16 हो गया, 8 24 और 1 25। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 4 9 15 26, इसमें आप देख सकते हैं ये जो 15 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है,
ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए था, 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, 16 आना चाहिए था, तो ये नहीं आया। अगर यहाँ पर मान लेते 457 होता तो ठीक था, तो यहाँ पर आपका 15 आ गया, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका डिफरेंट है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है। सदाव्रत संबंध, अब ये प्रश्न भी अपने आप में एक टफ प्रश्न है, बहुत ही टफ प्रश्न है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बद्रीनाथ और केदारनाथ होना चाहिए, अभी देखना रहेगा, ये इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी टाइम्स इसका राइट है। सबसे पहले ये जो कमिश्नर थे, इन्होंने ही स्टार्ट किया था इनोवेटिव एफर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड में समूह गांव में आने वाला, बार बार आने वाला प्रश्न है, तो ये आपका ठीक है। अगला देखेंगे, ये भी दोस्तों आपका एक प्रश्न है जो कि एक अलग ही लेवल का प्रश्न है, और यूरोपियन संघ से रिलेटेड, मतलब आपका बेसिकली देखा जाए तो ये आपका जीके से आ गया, वो भी ना, तो और वो भी इस तरह की जीके करंट अफेयर्स में भी ना। तो देख ले सकते हैं, यूरोपियन संघ ने हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया, जो एआई प्रणाली को नियंत्रित करने, नियमों और विनियमों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण कानून है। तो अभी दोस्तों क्या है कि हाल में ही एआई इंटेलिजेंस एक्ट पास हुआ है, जो कि यूरोपियन संघ ने पास किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा इसको दोस्तों आपकी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका भी इस तरह से कौन है, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। द एक्ट कैटेगराइज सिस्टम इनटू 4 कैटेगरी, अनएक्सेप्टेबल, हाई, लिमिटेड एंड मिनिमल रिस्क, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, अब ये फिर से दोस्तों आपका एज बेस्ड प्रॉब्लम आ गई। देखो फिर से वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, सिलेबस दे रखा है नॉन वर्बल और वर्बल, लेकिन वर्बल ही वर्बल दिए जा रहे हैं, सीरीज दिए जा रहे हैं ना, तो ये इनका स्टैंडर्ड है। अगला देखेंगे, ये देखो इसमें करना क्या है, ये आपकी 5 व्यक्ति की आयु का अनुपात है, और उसमें आपने करना क्या है कि इनके कनिष्ठ आयु व्यक्ति की आयु निकालनी है। सेम जैसे अभी मैंने पहले वाला प्रश्न किया उसी तरह से निकालेंगे। अभी जैसे मान लेते हैं 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की आयु क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी 0.5x, अगले की हो जाएगी 1x, यानी कि x ही हो गया है, फिर अगले की हो जाएगी 1.5x, फिर 2x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2.5x। अब करना क्या है, करना क्या है, इन सबका क्यूब करके ऐड कर देना है, सबके घनों का अनुपात, मतलब कि सबने क्या करना है, सबका क्यूब कर देना, यानी कि 0.5x का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 1.5x का क्यूब, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी अच्छा प्रश्न है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई इतना आसान प्रश्न है, क्यूब करना है। ठीक है, 2.5x का क्यूब। अब ये जो बराबर आपको दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ आपको 28125, इसके बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आपको पता है भाई 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, तो हो जाएगा आपका 0.125x। ठीक है, एक्स क्यूब, फिर ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस, अब आपको क्या करना पड़ेगा 1.5 का क्यूब, यानी कि 15 का क्यूब निकालना। तो ये बेसिकली जो आपका 15 का क्यूब होता है वो 3375 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.375 का क्यूब, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 28x क्यूब प्लस, फिर इसके बाद आपको क्या दे रखा है 2.5 का कितना हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5 का क्यूब, तो बेसिकली हो जाएगा अगर आप इसको निकालना चाहिए 2.5 का क्यूब ना, तो 2.5 इंटू ये आपका तकरीबन आता है 15.625, इस तरह से करके आता है एक्स क्यूब ना, बराबर आपको दिया हुआ है 28,125, इस तरह से। ठीक है, फिर इसका क्यूब रूट निकाल के आपको दोस्तों इसको करना था, है ना, एंड देन इसके बाद इसका आपको आंसर निकालना था। तो इनको आप दोस्तों ऐड करते चले जाइए। देखो कैसे करोगे, 0.125, फिर यहाँ पर आपने 1 ऐड करना है। ठीक है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हटा दो फिलहाल, 1.000 मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3.375, इसके बाद देखोगे फिर यहाँ पर 8 आएगा, 8.000 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है 15.625, इसको ऐसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 दिया 15, इस तरह से, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7, 2, 9 और 1 10, तो 12 ये हो गया। ठीक है, फिर 1 यहाँ पर करेंगे 3 और 1 4, 1 5,
5 और 6 आपका 11 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, तो ऐसे ही आप इसको ऐड करो, 3 और 1 4, 1 5 और 8 और 5 6 नहीं 5 5 5 10 8 ये हो गया 18 और 1 हो गया, तो ये इतना आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 28.125 एक्स क्यूब। इसको इधर ले आओगे डिवाइड में, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 28,125 बट्टे 28.125। ये ऊपर डिवाइड में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना, 1000 ये। ठीक है, तो x किसका क्यूब ठहरा है, 10 का क्यूब हुआ है। ठीक है, मतलब x क्यूब बराबर 1000 है, तो ये हुआ 10 का क्यूब। ये 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, यानी कि x 10 रहा होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे कनिष्ठ व्यक्ति, सबसे कनिष्ठ सबसे छोटी आयु कितनी है, 0.5x, यानी कि 0.5 गुणा क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि इसको कई लोगों ने नहीं निकाल पाए होंगे, एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। वैसे इसमें हम थोड़ा सा गणित की मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपके काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि फिर वो आपके समझ में नहीं आएगी। बेसिकली आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ही करना होगा इसको, या कोई अगर कोई शॉर्ट होगी तो कभी बताऊंगा, देखूंगा कि क्या हो सकता है। बाकी ये भी फिलहाल तरीका समझ में आता है। ठीक है, अगला देखेंगे, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। अब ये आपके दोस्तों ये प्रश्न है, ये आपका इंडियन जीके से शायद उठाया होगा इन्होंने। मुझे लगता है कि इंडियन जीके में सभी कुछ पढ़ना था ना, इंडियन स्टेट्स में आपको सभी कुछ, हर एक स्टेट की आपको अंदर अंदर की नॉलेज लेनी थी, क्योंकि प्रश्न पत्र इस तरह का ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब ये भी ऐसा नहीं है प्रश्न की बहुत है, लेकिन कोई हर व्यक्ति जीके और जीएस की तैयारी नहीं करता, लेकिन ये भी देखा जाए तो बेसिक सा ही प्रश्न है। बांदीपुर दोस्तों आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में दोस्तों अवस्थित है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है प्रश्न। सिमलीपाल आपका उड़ीसा से संबंधित है। ये दो ये अगर आप बना लेते तो आपका हो जाता काम। ठीक है, और सरिस्का भी फेमस है, पेरियार भी आपका फेमस है। ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा कि पेरियार कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 4 जहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखेगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेरियार आपका केरल से है और सरिस्का आपका राजस्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, वैसे आते हैं काफ़ी सारे प्रश्न। तो मैंने आपको यही बोला था दोस्तों कि आप लूसेंट पढ़े, तो लूसेंट से अगर आप पढ़ लेते तो आपका ये आ जाता आपको प्रश्न। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये पेपर बनाया इस तरह से गया है कि क्या कह सकते हैं इसको। अगला देखेंगे PQRS AB को सममित रूप से बैठाया गया राउंड टेबल में, और P और S एक दूसरे के व्यस्तता सम्मुख बैठे हैं, जबकि Q और B एक दूसरे के निकट नहीं बैठना चाहते। निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अब PQRS को ऐसे बैठाया गया है, और यहाँ पर आपसे कह रखा है कि बिल्कुल ये जो व्यास होते हैं ना, व्यास के सम्मुख में आपको बैठाया गया है। किस किस को बैठाया गया है, Q और B को। तो देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर B है, नहीं सॉरी, P और S को, P और S को ऐसे बैठाएगा। अब ये कह रहे हैं कि Q और B एक दूसरे के निकट नहीं बैठना चाहते। चलो ठीक है, A और R दूसरे के व्यस्तता सम्मुख बैठे हैं, ये हो सकता है, पॉसिबल है। B व S के मध्य में R बैठा है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों Q और B P के एक तरफ बैठे हैं। अब P कहीं पर होगा और उसके दोनों Q और B एक तरफ बैठे हैं। अभी खुद ही आप स्टेटमेंट देख रहे हो कि Q और B एक दूसरे के पास नहीं बैठना चाहते, और Q और B P के एक तरफ बैठे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। और S Q और B के बीच में बैठा है, S Q और B के बीच में है, तो ठीक है भाई, Q और B एक साथ नहीं बैठना चाहते, तो ये भी पॉसिबल है। बट ये आपका पॉसिबल नहीं दिखता कि दोनों Q और B P के एक तरफ बैठे हुए। ठीक है, तो ये हो सकता है, क्योंकि A और R, अब जैसे स्टेटमेंट दिख रहा है कि P और X एक दूसरे के व्यस्तता सम्मुख बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपका A और R एक दूसरे के व्यस्तता सम्मुख बैठे हैं। ये पॉसिबल है, बन सकता है इस तरह का। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपकी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। जी, जैसे आपका A और S है, A और R है, इनको एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट कर दिया। उसके बाद आप P 1 2 3 4 5 6 हैं, तो A और R हो गया, P और S हो गया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, Q और B को अलग अलग दिखा दिया। ये Q यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर हो गया, तो ठीक है, अगल बगल नहीं बैठ रहे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बन सकता है। ठीक, तो और ये भी आपका B और S के मध्य में R बैठा, ये भी बन जाएगा। ये देखो B और S के मध्य में R बैठा हुआ, ये भी दोस्तों आपका बन रहा है। ठीक है, बस Q और B P के एक तरफ बैठे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो सकता है, गलत है, क्योंकि देखो P यहाँ पर है और Q यहाँ है। ये देखो, ये Q यहाँ पर दिख रहा है और B यहाँ पर दिख रहा है, एक ही तरफ पॉसिबल नहीं है। देखो, एक ही तरफ पॉसिबल नहीं है, P के एक ही तरफ को नहीं है, ये P के लेफ्ट साइड में है, ये P के ये राइट साइड में, तो ये पॉसिबल। देखो, आपके सामने फिगर ही बना दिया मैंने, तो फिगर से आप देख सकते हैं ये आपका नहीं बन पाता। ठीक है ना, ये आपका P है और ये S है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नहीं, तो P के दोनों एक ही तरफ पे नहीं आ पाएंगे, एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। ठीक है, ये P है, ये S है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बनेगा। ठीक,
ये फिगर को आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे हमने बनाया, मैं थोड़ा सा वहाँ पर दिख नहीं रहा अच्छे से, एक बार देख लो, ये P है, ये S है, ठीक है, देख सकते हैं P और S है। तो हमने क्या किया कि भाई ये देखो ये A है और ये R एक दूसरे के व्यवस्था सम्मुख बैठ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर मैं बना लेता हूँ, चलो मैं अपने मन से बनाता हूँ, यहाँ पर Q रहा होगा और यहाँ पर B रहा होगा, ठीक। तो अब ये P के एक ही तरफ नहीं हो सकते, ये आप देख सकते हैं ये P है, तो ये P के ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो बिल्कुल ये दोनों एक तरफ कैसे बैठ जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। दोनों एक तरफ को नहीं हो सकते, ठीक। और S Q और B के बीच में बैठा है, तो ये भी पॉसिबल, देखो Q और B के बीच में S यहाँ पर बैठा हुआ है, ये पॉसिबल है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से आपने जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। अब ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न है। गंगा दशहरा दोस्तों ये आपका बैसाख शुक्ल पक्ष से संबंधित, जिस शुक्ल पक्ष से संबंधित है। बाकी दीपावली आपकी कब होती है, कार्तिक अमावस्या को होती है, यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष को, शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष को। 2 3 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखेंगे, उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य 3 से डिफरेंट है, ठीक है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले 21 नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आएगा 441, माइनस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 437, ठीक है। ऐसे ही फिर आप क्या करेंगे, 33 का स्क्वायर करेंगे जो कि कितना आता है 33 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 1089, इसमें से भी आप क्या कर देंगे 4 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1085। अब ऐसे अगला होना चाहिए 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में से आपको 4 को माइनस करना चाहिए, तो अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो फिर आपका 117 आना चाहिए, तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। अभी चौथा भी देख लेते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 1225, 1225 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो 1221 आना चाहिए, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे, महाकवि कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, नहीं है जो बतानी है, तो गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है, ये तो बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो 44वें का सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला देखेंगे, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। न्यूनतम कितने हैं और अधिकतम कितने हैं वो आपको बताना है। न्यूनतम का मतलब है, देखो अब जब आप रेखाखंड को गिनना होता है ना, तो रेखाखंड को कैसे गिनते हैं, देखिए एक होती है आपकी हॉरिजेंटल रेखाखंड, एक होते हैं वर्टिकल और एक होता है स्लैंट, तो आप उसको गिनो। सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप हॉरिजेंटल गिनो, देखो ये हॉरिजेंटल है, मैं पहले हॉरिजेंटल गिनूंगा, ऐसे वाले, ऐसे वाले, ठीक है। तो ऐसे वाले क्या क्या होंगे, देखो 1, फिर इसके बाद 2, 1 और 2, ये पूरे पूरे बनाने हैं, ठीक है, 1 और 2 पूरे चाहिए जितने रेखाखंड, ठीक है। उसे फिर रेखाखंड को तोड़ देंगे तो मैक्सिमम रेखाखंड निकल जाएंगे, तो 1 और 2 हॉरिजेंटल हो गए, ठीक है। अब वर्टिकल की बात करें तो ये 2 हो गए, ठीक है। इसके बाद अब वर्टिकल की बात करेंगे, 1 2 और 3, तो 3 ये हो गए, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए ऐसे स्लैंट टेढ़े मेढ़े, ठीक है। तब देखो ये है 1, फिर ये 2, फिर ये 3 एंड देन इसके बाद 4, ये तो 4 आ गए, तो 4 3 7 8 2 9, तो 9 आ गए, तो 9 तो हमारे बन गए, ठीक है। अब इसके बाद करने मैक्सिमम रेखाखंड, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या है कि इनको ही तोड़ते फिरो, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर देता हूं मैं, ऐसे ऐसे करके इनको नाम देता हूं, देखो जैसे पहले आप चाहते तो मैक्सिमम भी निकाल सकते थे, करना कुछ ही नहीं, आपने क्या करना है, जैसे ये रेखाखंड है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ठीक है, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। फिर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, फिर ये 13 है, ऐसे करके फिर ये 14 बनाओ, ये 15 हो गया, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये ठीक है। और इसके अलावा और कोई बचता है, अगर हम देखें तो कोई रह गया, मतलब कि कोई ऐसा जो छूट गया हो, ठीक है, क्योंकि अभी बैठ नहीं रहा है, अभी भी एक रह रहा है, देखो 1 2 3 4 5, फिर 6 7, ये 8 9, ठीक है, क्योंकि 9 के संग 23 का कॉम्बिनेशन है,
तो 23 ही रहेंगे, क्योंकि भैया 20 तो बन रही है, 20 से तो ज़्यादा हमने निकाल दी, 9 तो हमने निकाल दी, रहे होंगे देखो इसमें छोटा छोटा कोई ना कोई एक रेखाखंड छूट गया है, छोटा वाला कोई ना कोई छूट गया है, तभी जाके यहाँ पर ये हो रहा है। देखो ये रह गया, ये बीच वाला, ये रह गया था छुटका, ये ठीक है। चाहते तो ऐसे नंबर भी बना सकते थे, ए सबको नंबरिंग दे दो, ए बी सी डी, ये जहाँ पर भी पॉइंट आ रहे ए बी सी फिर डी एफ, तो ऐसे निकाल दो, ए बी ए सी ऐसे करके गिनोगे ना, कुल मिला के 23 आ जाएंगे। तो 9 और 23, ठीक है, बना के देख लेना। ऐसे देखो, ए दे दिया, इसको नाम बी दे दिया, इसको नाम सी दे दिया, इसको डी दे दिया, ई दे दिया, ठीक है, एफ दे दिया, यहाँ पर जी दे दिया, एस दे दिया, ठीक है, आई, ऐसे जे के, ठीक है, एल एम, जहाँ पर भी पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं करना, ए बी ए सी, ठीक है, सी डी बी सी, जितने बन सकते हैं वो बना लो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है तो ये जो मैंने अब ऐसे कट मारे, ये कट मारते चले जाओ छोटे छोटे रेखाखंड, तो देखो ये रेखाखंड है, ये छोटा सा रेखाखंड है, ये मैक्सिमम है। अदरवाइज ये जो रेखाखंड है ऐसे 3 रेखाखंडों को लिया हुआ है, ये रेखाखंड 3 रेखाखंडों को लिया हुआ है, तो ये बड़ा वाला। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम तो कितना हो जाएगा कि भैया 3 रेखाखंडों का से एक रेखाखंड ले जाओ, ऐसे करके आपको पूरे पूरे रेखाखंड बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो ये ऐसा नहीं था, ये आसान प्रश्न था, ये वाला तो प्रश्न ठीक ही था, ठीक है, ऐसा कोई समस्या नहीं थी। अब ये फिगर मैट्रिक्स का प्रश्न है, आपके सिलेबस में दिया हुआ था, दिए गए प्रतिरूप को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बेसिकली आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है। तो 1 7 2 8 1 4 4 1 और 280 यार, तो इसमें आपने क्या करना था, ऐड करना है। तो 1 + 7 + 2 + 8, तो ये हो जाएगा 8 2 10 10 और 18, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे 1 4 4 1 1 4 4 1, तो ये हो गया 4 1 5 और 4 1 5 5 5 10, ठीक है। 18 + 10 करेंगे, सबको ऐड ही करना है, तो कितना आ जाएगा 28, 28 के आगे एक 0 लगा दो तो 280। फिर ऐसे इसको देखते हैं 2 8 7 9, तो 2 + 8 + 7 + 2, 7 2 9 हो गया, 9 10 11, ये हो जाएगा आपका 19। ऐसे इसको आप करो 2 + 6 + 1 + 3, तो 3 और 1 हो गया 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, तो यहाँ पर देखेंगे 9 और 2 11, 1 और देखो 31 आ गया 310। ऐसे फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, 3 2 5 और ऐसे ही 9 और 3 12, 12 5 कितना हो जाता है 17। ऐसे इसको भी ऐड करोगे 6 और 4 10 और 5 और 2 7, यानी कि 17, 17 और 17 कितना हो गया 34, और आगे से 0 लगा दोगे 340, ठीक है। ऐड ही करना पड़ेगा और तो कोई इसमें है नहीं, तो 340 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये दोस्तों आपका बहुत एक तरह का हॉट टॉपिक है इस समय पे, यूसीसी वाला, और ये हमने वैसे आपको बताया था कि इसका आर्टिकल से संबंधित इसको बताया था, लेकिन इसमें ये नहीं हम कर पाए कि भाई समिति के अध्यक्ष कौन थे इस समय पे। यूसीसी, अब देखिए अभी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि इसको हम उत्तराखंड राज्य बनने के जब दिवस आएगा 9 नवंबर तक हम इसको अप्लाई कर देंगे। अभी तक पूरे देश में कॉमन सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार होगा, उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा इसको लागू करने का। तो काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, हर पेपर में इससे लेकर प्रश्न आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक, रंजना प्रकाश देसाई, ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न भी दोस्तों एक बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था। ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं, किंतु त्रिभुज की केवल एक ही भुजा अष्टभुज के संग उभयनिष्ठ हो। अब देखिए अष्टभुज कैसे बनते हैं, इसमें 8 भुजाएं होती है, ठीक है। मैं इसका आपको बना के दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, ये अष्टभुज है। अब ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5, पहले 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अष्टभुज है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज आपको कैसे बनाने, जैसे कि मान लेते हैं कि त्रिभुज की केवल एक भुजा अष्टभुज के संग उभयनिष्ठ, जैसे ये अष्टभुज है ए बी, इसके संग एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। जैसे ए बी है तो ये ए बी होना चाहिए ट्रायंगल का बेस, तो जैसे मान लेते हैं ऐसा हमने ट्रायंगल बना दिया, ये ऐसा त्रिभुज ए बी के संग उभयनिष्ठ है, बस एक ही होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कितने त्रिभुजों की संख्या है वो आपको बताना है, जिनके शीर्ष तो अष्टभुज के शीर्ष हैं, ए बी के शीर्ष है। देखो
ये ए बी सी तीनों अष्टभुज के शीर्ष है। बनने को ऐसे ऊपर कोई बन सकता है, जैसे मान लेते हैं अष्टभुज है ये चलो ऐसी शॉर्ट में समझ लो, ये अष्टभुज है तो ऐसे ऊपर को बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। फिर इसका जो शीर्ष है वो अष्टभुज से बाहर चला जाएगा। हमें शीर्ष देखने हैं ABE, इसी से बनना है, ठीक है। और एक ही भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे, तो हम ये GAB को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं बनेगा, फिर इसमें दो भुजाएं हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो ऐसे देखो बना के देखो, जैसे पहले एक भुजा से देखते हैं, एक भुजा से कितने बन जाएंगे, देखो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा AB, मतलब जिसमें AB कॉमन है और AB को आधार पे लेके चल रहा हूँ। AB कॉमन के संग कितने बन सकते हैं, देखो एक बन गया, दो बन गया, ऐसी फिर F के संग बन जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे ही फिर किसके संग बन जाएगा, G के संग, ये देखो ये। तो कुल कितने त्रिभुज बने, अब ABCDEFGH है ये, ठीक है, ये H है। तो अब देखो कितने बने, 1 2 3 4 बने, मतलब जिसमें AB आधार है, AB कॉमन है और 4 बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AB, ध्यान रखना है कि अगर मैं A B और H बनाऊंगा तो आपके दो बन जाएंगे, ये दो बन जाएंगे आधार। और हमें ये चाहिए कि त्रिभुज का केवल एक ही भुजा अष्टभुज के संग उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक ही भुजा बननी चाहिए, जैसे इसमें AB उभयनिष्ठ, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। मैं बनाने को त्रिभुज AB और AH को भी लेके बना सकता हूँ, लेकिन इसमें दो भुजाएं हो जाएंगी उभयनिष्ठ, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है जिनके शीर्ष उभय अष्टभुज के शीर्ष है, यानी कि A B और E इसी के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर को बना दिया ट्राइंगल, तो वो भी नहीं बन सकता, फिर ये जो शीर्ष है बाहर चला जाएगा। तो ऐसी AB के संग कितने बने, 4, ऐसी BC के बनाओगे उसके भी 4 बनेंगे, ऐसी CD के बनाओगे उसके भी 4 बनेंगे, ऐसी D के सबके बनाओगे ना भाई, AB से ही थोड़ी बन सकते ट्राइंगल, ऐसी C से भी तो बन सकता है। ये देखो जैसे एक ये बन गया ये CD से, फिर ऐसे C ऐसे करके बनेगा, फिर ऐसे करके बनेंगे। तो आपने बताने, तो ऐसी कितनी भुजाएं हैं, इसमें 8 भुजाएं हैं, सबके 4 4 बनेंगे, तो 8 चक्कू कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, हम नहीं कह रहे कि वो है बहुत मुश्किल रहेगा, सब नहीं कर पाएंगे इसको, बहुत कम लोगों ने किया होगा। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से भूषित किया, ये तो दोस्तों हमने बताया भी था, कीर्ति शाह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। यहां पर आपको निर्देश दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो देखिए जैसे कह रखा कि A+B का अर्थ है A B की पुत्री है, A-B का अर्थ है A B का पति है, A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है। अब देखा आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता, कौन सा सही नहीं बन सकता। अब देखो क्या है, A+B गुणा C, इसका मतलब है कि A B का पुत्री है, A B की पुत्री है, यानी कि A पुत्री है, ये फीमेल है, और फिर B C का भाई है, ठीक है। B C का भाई भी हो सकता है, B का भी लिंक पता नहीं है, लेकिन B मेल हो गया, A फीमेल हो गई, ठीक हो गया, ये A वाला बन सकता है। अब देखो A-B गुणा C, A-B गुणा C का मतलब है A B का पति है, A B का पति यानी कि B फीमेल है, ठीक है। अब कह रहा है कि B गुणा C, B गुणा C का मतलब B A का भाई है। अब B C का भाई कैसे हो सकता है जब B फीमेल है, तो अपने आप ही स्टेटमेंट गलत हो गया ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है, ये सही नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता भाई। A-B गुणा C का अर्थ ये है कि A B का पति है, यानी कि ये आपका नेगेटिव, यानी कि ये फीमेल रही होगी, और B C का भाई है, तो B C का भाई कैसे हो जाएगा, इसका मतलब है कि B तो आपका क्या है, ये दोनों, मतलब दोनों लिंग को दिखा है, दोनों को दिखा रहा है भाई, ये दोनों सेक्स को भाई, इसका मतलब ये क्या, B आपका फीमेल भी है और मेल भी, दोनों कैसे हो गए, ठीक। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिस कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट है, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस पेपर की। तो देखिए पेपर का अगर मैं आपको स्तर बताऊं, तो ये जो पेपर का स्तर है तो दोस्तों ये मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का स्तर है। मैं इसको इस तरह से पेपर को ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कठिन लेवल का पेपर है, बहुत ज़्यादा कठिन लेवल का पेपर नहीं है। ये पेपर का स्तर तो दोस्तों बहुत अच्छा है, लेकिन ये पेपर का स्तर बहुत अच्छा तब होता अगर ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस को 1 साल पहले अपलोड कर देते, 1 ईयर एगो, एंड देन उसके बाद ये इस तरह का पेपर बनाते। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिलेबस इन्होंने बहुत गलत तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और उसके बाद इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें इन्होंने सिलेबस को भी पूरी तरह से कवर नहीं किया। सिलेबस में आपने दुनिया भर की चीज़ें आपने डाल दी, आपने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी, बीएड का जितना पाठ्यक्रम आपको मिला उतना आपने उठा के डाल दिया, एलटी गणित में आपने जितना आपको पाठ्यक्रम कॉलेज में दिखता है वो आपने डाल दिया,
ठीक है। अब आप जो पेपर बना रहे हैं, पेपर में आप उनको कवर भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको प्रश्न पूछने हैं डीप लेवल के, आप पाठ्यक्रम क्या दे रहे हैं और आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। या तो आप हम ये नहीं कहते कि आउट ऑफ सिलेबस है, हो सकता है, ये हो सकता है, क्या होगा भी, बिल्कुल सिलेबस के अंदर भी होगा, क्योंकि ये लोग तैयारी बनाते भी हैं पेपर, कुछ चीज़ें सिलेबस से बाहर की हो सकती है क्योंकि इनके पास अपने वैलिड चीज़ें मौजूद होती है। लेकिन ये जो प्रश्न का निर्माण स्तर है, क्या ये बिल्कुल सही है? ये जो प्रश्न को बनाया गया, प्रश्न पत्र को बनाया गया है, ये किन लोगों के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है? इस तरह से गलत तरीके से पहले आप बिल्कुल 4 महीने का समय देते हैं, 4 महीने के अराउंड का समय देते हैं, सिलेबस को एकदम से नया डिज़ाइन करके ले आते हैं, ठीक है? उस सिलेबस को कवर करने के लिए बच्चे को आपको समय भी तो देना चाहिए। इतना आप सिलेबस डाल दे रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। एक बच्चा है जो कि वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहा है, आपने इतनी सारी चीज़ें क्यों डाली जब आपने उनसे प्रश्न ही नहीं पूछने हैं और आप फैक्चुअल कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप सारा का सारा एनालिटिक पूछ रहे हैं, ठीक है? ये प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न पत्र बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रश्न पत्र तब अच्छा रहता कि जब आपका ऐसा घटिया सिलेबस नहीं डाला होता। जब हम लोग दोस्तों आपको 30 प्रश्न, जब पहला वाला सिलेबस होता हुआ करता था, तो ऐसा ही प्रश्न पत्र बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था। बच्चे क्या करते, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते और ये बहुत अच्छा प्रश्न पत्र होता। लेकिन तो फिर आपने इतना वास्ट सिलेबस क्यों डाल दिया जब आपको ऐसा प्रश्न पत्र पूछना है, ठीक है? आप पहले क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें उसमें डाल दे रहे हैं और बच्चों से अब जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप गलत स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं। जब आपने इतना बड़ा प्रश्न पत्र डाला है, इतना ज़्यादा आपने सिलेबस डाला है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सभी से प्रश्न पूछे जाएँ। यानी कि आपको फैक्चुअल ज़्यादा पूछना चाहिए था, ठीक है? और उनकी सामान्य अध्ययन के आपने पूछने चाहिए थे। हाँ, अब अगली बार अगर एलटी का पेपर होता और तब आप ऐसे प्रश्न पूछते, तब भी ये चलता, तब भी ये जायज़ होता, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ठीक है, बच्चे सिलेबस जानते हैं पिछले 2 साल से, ठीक है? और 2 साल से उन्होंने इसके प्रति अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली होगी। अभी आपने बच्चों के सामने 4 महीने पहले इस तरह का मेहनत सिलेबस आपने डाल दिया है और बच्चों को आपने टाइम वेस्ट कराया है उनको पढ़ाने में, बिल्कुल। और जिसके कारण से सभी लोग प्रभावित हुए, हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, हमने भी दिन रात मेहनत करी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सिलेबस था वो इतना ज़्यादा इन्होंने वास्ट कर दिया था कि हमारे लिए भी समस्या हो गई थी कि भाई किस तरह से करवाया जाए। उत्तराखंड एलटी गणित की बात करें तो बिल्कुल इन्होंने सिलेबस को जो मन में आया वो इन्होंने बढ़ा दिया, जैसे इन्होंने, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं, कोई साइंटिफिक नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं, अभी जैसे सिलेबस में इन्होंने दिया हुआ है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है कि भैया परीक्षा निर्माण टेक्निक क्या होती है, ठीक है? कैसे जो आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं वो बनाए जाने चाहिए। सबसे बड़ा आधार ये होता है कि जब आप परीक्षा के प्रश्न पत्र को जब आप बनाते हैं, तो आप ये लोग सोचते हैं कि भैया इसमें जो ज़्यादातर प्रश्न होंगे वो ऐसे रखे जाएंगे जिसको सामान्य बुद्धि के छात्र कर पाएँ। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि बहुत आसान रहेंगे और जिनको सभी कर लें, और कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि बिल्कुल मेधावी छात्र या प्रतिभाशाली छात्र हैं वो कर पाएँ। आपने इस पूरे प्रश्न पत्र का लेवल क्या बना दिया, पूरा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बना दिया है। तो ऐसे में बताइए कि जो उत्तराखंड एलटी में जो सामान्य बुद्धि के छात्र हैं वो कैसे निकलेंगे? इसको करेंगे? ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम जैसे बात करें, ऐसे कई बच्चे भी होंगे जो प्रतिभाशाली हैं, उनको तो आप कहीं भी किसी भी तरह का सिलेबस दे दो वो उसको कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जो ज़्यादातर जो सामान्य बुद्धि के छात्र हैं, कितने ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सालों पहले बीएड में पढ़ा था। अभी आपके पास एक तर्क रहेगा कि भाई कई जो लोग हैं वो अभी बीएड करके आ रहे हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। अरे भैया, सभी लोग अभी बीएड करके थोड़ी आए। अभी कई ऐसे लोग हैं जो 42-42 साल के हो चुके हैं, उस उम्र में भी इस एग्जाम को दे रहे हैं। क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं? क्या उनको अब नौकरी लगने का उनका कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, हम मानते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, उनका तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि क्लियर हो, लेकिन आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग नहीं सोचना चाहिए, आपको सभी के बराबर सोचना चाहिए। हम मानते हैं कि सरकारी एग्ज़ाम है, सरकारी योग्यता है, बिल्कुल टफ होगा और पहले भी होता हुआ है, लेकिन प्रश्नों का कोई ना कोई मानक भी निर्धारित होना चाहिए। इस तरह से आप बिल्कुल सिलेबस को इस तरह से नहीं दे सकते। ये तो एक तरह से मानसिक रूप से उत्पीड़न है। इससे बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो एक बच्चा है, अगर इस तरह का पेपर वो सामने देखेगा तो इस तरह से तो होपलेस हो जाएगा, वो तो कभी उत्तराखंड एलटी की तैयारी ही नहीं करेगा। इवन हम लोग भी यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं, मैं खुद से ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसकी तैयारी क्यों करवा रहा हूँ। मैं ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं करवाना चाहूँगा कि जिसका सिलेबस का कुछ अता पता ही ना हो और इतना सिलेबस विस्तृत हो और इतना तैयारी, इतनी मेहनत कराने के बाद भी फिर हमें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे फिर हमें ब्लेम करते हैं, ये आपकी गलती है। अरे भाई, हमारी क्या गलती भाई, हम तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं ना, हर चीज़ करवा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि भैया जो यूके ट्रिपल एससी में जो लोग बैठे हुए हैं, परीक्षा निर्माण समिति में ऐसे अयोग्य लोग बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल गलत निर्णय यहाँ पर लेते हैं
और इस तरह का पेपर उठा के डाल देते हैं। 3 महीने में सिलेबस कहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस को कवर करो और इतने डीप लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछने लग जाते हैं। अरे भाई, तुमने जब ऐसे प्रश्न पूछने थे तो सिलेबस क्यों चेंज किया? पहले वाला सिलेबस रखते और फिर उसी के अकॉर्डिंग पूछते, अच्छे वाले प्रश्न पूछते। ठीक है भैया, बच्चे 2 साल से उस सिलेबस को पढ़ रहे थे तो उसमें डीप पूछना जायज़ है, बनता भी है, बच्चे तैयारी भी करें। जब आपने इतना सारा आपने सिलेबस डाल दिया तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी बनाना चाहिए ना। जब बच्चे नॉर्मल प्रश्न पत्र पूछा जाता था, मैं आपको गणित की बात बता रहा हूँ, वहां पर 60 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, उसके बाद अब आपने इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, उसमें भी डीप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चे वहां पर 60 मार्क्स कैसे लाएंगे? कितने बच्चे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी। तो इनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कि भैया आप इतनी सारी पदों को आप ऐसे क्यों बना रहे हो पेपर? कहने को तो हम ऐसे हम तो भैया ठीक है भाई, उत्तराखंड एलटी का पेपर है, एलटी के पेपर के नाम पे, गणित के पेपर के नाम पे आईआईटी के क्वेश्चन डाल देते हैं, नेट के क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्टैंडर्ड और मानक तो होता ही है ना। आप ऐसा प्रश्न पत्र बना रहे हैं कि जिसको बच्चे ही क्वालिफाई ही ना कर पाए, और इससे इनके मानसिक स्वास्थ्य में कितना खराब इफेक्ट पड़ेगा। उनको तो ऐसा लगेगा कि भैया उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन करना ही बेकार है, और बिल्कुल वो प्रिपरेशन करना ही छोड़ देंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। ऐसा भी प्रश्न पत्र क्या बनाना है? क्या आप अगर अगल बगल के राज्यों को नहीं देखते हैं कि भाई वहाँ कैसे प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं? आप केंद्रीय विद्यालय को नहीं देखते, आप नवोदय विद्यालय को देखते? हम मानते हैं कि हर चीज पूछी जानी चाहिए, ठीक है, आप जीके भी पूछो, रीजनिंग भी पूछो। अभी रीजनिंग में प्रश्न पूछो, देखें रीजनिंग का अगर आपका इनका स्टैंडर्ड देखें, पहले तो इन्होंने क्या किया कि कई सारे जो प्रश्न है जो वो आउट ऑफ द सिलेबस, इन्होंने कह नहीं सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ये तो हर चीज को सिलेबस में डाल देंगे। सिलेबस ऐसा बना रखा था कि आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो जाएगा क्या? सारी चीजें तो इन्होंने डाल दी दुनिया की, तो भाई आउट ऑफ द सिलेबस क्या इनके पास तो कहने के लिए कि देखो हमने तो इंडियन स्टेट डाला, तो ठीक है भाई हम तो वन्य जीव भी पूछ देंगे। भाई इंडियन स्टेट डाला तो कल तो क्या कहते हैं, ये कुछ भी आईएएस का कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ देंगे, क्योंकि इनके लिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। लेकिन हर चीज का एक मानक तय होता है। आप हर पेपर में, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर के पेपर में आप जब आप उसके पार्ट कर रहे हो तो आप उससे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे। आप ऐसा थोड़ी, उत्तराखंड में भी आप कितने डीप लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या बच्चा समूहों की तैयारी कर रहा है क्या, जो आप इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं? आपको सिंपल सामान्य ज्ञान उत्तराखंड का पूछना चाहिए। आप उसमें भी ऐसे पूछ रहे हैं कि बिल्कुल जैसे कि कोई बच्चा है वो उत्तराखंड की समूहों की प्रिपरेशन कर रहा है, कैसे वो उसको पढ़ेगा ना। एक तरफ पेडागोजी का इतना खतरनाक कोर्स जो कि अपने आप में ही कम नहीं है, और आप सोचिए कि गणित में जो पढ़ने वाला छात्र है उसके लिए गणित ही इतनी ज़्यादा है, फिर फिजिक्स इतनी ज़्यादा आपने डाल दी, 3 साल की आपने फिजिक्स डाल दी, तो कैसे वो इन सब को कवर कर पाएगा? ये यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। इसको बहुत ही एक लेवल पे उठाने की बात है। मैं मानता हूँ कि ये पेपर अच्छा था, लेकिन ये वैलिड नहीं है पेपर। दिस इज़ नॉट वैलिड पेपर। इट इज़ बिकॉज ये पेपर बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है, जिसने भी बनाया है और बहुत अच्छी मेहनत से उसने बनाया होगा, लेकिन ये यहाँ पर अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि जो इसमें पूछा जाना चाहिए था वो इसमें नहीं पूछा गया। हम कहते हैं ना कि प्रश्न पत्र वैलिड कब नहीं होता है, वैधता कब नहीं होती है? वैधता तब नहीं होती है जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जब उसको पूरा ना करे। आपसे पूछा जाना चाहिए थे हिंदी के प्रश्न, आपसे कोई अंग्रेजी के प्रश्न पूछ दे रहा है, या आपसे कुछ अलग पूछा जाना चाहिए था, आपसे कुछ अलग पूछ दे रहा है, तो फिर वो वैलिडिटी नहीं रह जाती है। ये प्रश्न पत्र आपका तब अच्छा होता जब आपने 2 साल दिए होते बच्चों को तैयारी करने के लिए, कम से कम 1 साल दिया होता, ठीक है, तब जाके आप इस तरह का प्रश्न पत्र बनाइए। आप एकदम से ऐसा प्रश्न पत्र बना दे रहे हैं, इसमें कई बच्चे तो क्या उनका तो दिमाग खराब हो गया। कितने ऐसे मेधावी बच्चे, हमारे संग बहुत मेधावी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसका इस पेपर को देने के बाद उनका मानसिक स्वास्थ्य वीक हो चुका है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसे आप उठा के कुछ भी डाल देंगे और आप कह रहे हैं कि भैया हमने तो समय दिया। अरे तुम खुद निकाल सकते हो कि इस तरह का पेपर पढ़ के, है ना। हम लोग हैं, हम लोगों को इतने साल समय से इस क्षेत्र में हम पढ़ते हुए समय हो गया है, लेकिन हम भी जानते हैं कि भाई कैसे कैसे पेपर बनाए जाते हैं। आपके पास एक ऐसी टीम नहीं है कि जो आप एक ढंग का पेपर तैयार कर सके। अगर आप मॉडरेट लेवल का पेपर भी रखोगे तो भी उसमें मेरिट कम जाती है, क्योंकि परीक्षा का वैसे ही प्रेशर होता है ना। और आप इतने ऐसे लेवल का पेपर रखोगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे तो फिर आप एक काम करो भैया, कॉलेज में जो रिसर्च में जो प्रश्न आते हैं वो डाल दो, वो तो और बड़े लेवल के होते हैं।
आप एलटी का एग्जाम दे रहे हो तो एलटी के इस तरह के ही प्रश्न पूछें। मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन रखा है या कुछ रखा है तो आपसे उससे सामान्य ज्ञान या सामान्य स्तर के प्रश्न पूछिए। इतने डीप लेवल पूछोगे और उसमें भी मेरिट कमी तो जाती है, उसमें कौन सा बच्चे 100 में से 100 ला रहे। जब आप पिछला अगर आप पेपर देखें तो पिछला पेपर एलटी गणित का बहुत सामान्य स्तर का था, उसमें भी बच्चे 60-60 नंबर नहीं ला पाए, 60 नंबर नहीं ला पाए, क्योंकि एग्जाम प्रेशर है। 2 घंटे का समय मिला है, क्या क्या कर लोगे आप 2 घंटे में? आप फिजिक्स भी कर लोगे, मैथ्स भी कर लोगे, साथ में पेडागोजी भी आप कर लोगे, क्या क्या आप कर लोगे हैं। उसके बाद आप वैसा बना रहे हो, फिर पेपर इतना हाई लेवल का बना रहे हो। अरे भैया, नेट में आईआईटी में बहुत कम प्रतिशत प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। यहाँ आप 45% का क्राइटेरिया रखते हुए 45% लेके आओ, कहाँ से लेके आएगा बच्चा 45%? ये चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। इस पेपर से मुझे कोई वो नहीं है, पेपर इसको बनाने वालों ने बनाया भी होगा और डेफिनेटली कई अच्छे करने वाले मेधावी छात्रों की कमी नहीं है, उन्होंने किया भी होगा। लेकिन मुझे समस्या ये है कि एक सामान्य बच्चा है जो कि मेहनत कर रहा है, ये तो एक वो है ना कि गिफ्टेड चाइल्ड हो तो कर ही देगा। लेकिन जो एक बच्चा बहुत मेहनत करता है वो कैसे करेगा इसको? सामान्य बुद्धि का छात्र कैसे करेगा? क्या सामान्य बुद्धि के छात्र को फिर ये पेपर उनके लिए नहीं रहेंगे? तो एक काम करो, इसमें भी आईएएस को ही भरो। जैसे आईएएस का पेपर बनाते हो वही बनाओ भाई, उन्हीं को टीचर बनाओ। कुशाग्र बुद्धि के जो लोग हैं वही इसमें सेलेक्ट होंगे और होने तो चाहिए। हम यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि की बात नहीं करते, हम कहते हैं योग्य होने चाहिए। योग्य व्यक्ति कैसे बनता है? मेहनत करके बनता है। जो मेहनत कर रहा है उसको भी मिलना चाहिए। अब जो मेहनत करेगा उसके लिए तो फिर है ही नहीं स्कोप, क्योंकि भैया उसका तो दिमागी स्तर ही नहीं है उतना। वो कहाँ से पढ़ेगा इतनी सारी चीजें कैसे कवर करेगा? एक सामान्य बुद्धि के छात्र को भी एक मिलना चाहिए यहाँ पर, वो अगर वो मेहनत करता है तो ऐसा पेपर बनाओ भाई। ये पेपर किस तरह का आपने पेपर बनाया है? तो ये बहुत गलत पेपर मेरे हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि इस पेपर को डिज़ाइन करने के लिए अगर आप बनाते तो इसको तब आप बनाते जब आपने सिलेबस के लिए पूरा संपूर्ण समय दिया होता। 1-2 साल आपने दिए होते, 1 साल 2 साल पहले इस सिलेबस को अपलोड कर देते, तब जाके आप इस तरह का प्रश्न पत्र पूछते हैं तो फिर ये अच्छी बात है कि आप इस तरह का प्रश्न पत्र बना रहे हैं। लेकिन अभी बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात है, इस कमी यह है कि इसमें आपने पूरी तरह से सभी चीज़ों को कवर नहीं किया है, पूरे सिलेबस को आपने कवर नहीं किया है। यूनिट 5 से यहाँ पर प्रश्न ढूंढे से नहीं ढूंढ रहे हैं। आपने उतने सारी चीज़ें क्यों डाल दी? फिर जब आपने पूछना ही नहीं उनसे प्रश्न, इतने आयोग फायोग सब क्यों डाल रखे आपने? जो मिला वो सब डालते चले गए ना। यूनिट 5 है, यूनिट 1 है, उसमें से आपके इतने कम प्रश्न, मतलब कि आपने फैक्चुअल तो कुछ पूछा ही नहीं, दुनिया भर की संस्थानों के नाम लिख दिए और आपने उनसे प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। और प्रश्न भी पूछ रहे हो तो ऐसे पूछ रहे हो आड़े टेढ़े। सीआईईटी के बारे में आप पूछ रहे हो, सीआईईटी का नाम क्यों नहीं लिखा आपने स्पेसिफिकली? एनसीईआरटी लिख दिया, क्या है ना, फिर एनसीईआरटी की इतनी शाखाएं, क्या क्या पढ़ेगा आदमी? और सीआईईटी का विशिष्ट उद्देश्य पूछ रहे हो, विशिष्ट उद्देश्य इनकी साइट में जाके इनके स्पेसिफिकली जो इनके उद्देश्य हैं वो देखने पड़ेंगे। 2 घंटे तक जब आदमी पढ़ेगा तब जाके समझ में आएंगे कि इनके उद्देश्य क्या है। तो ऐसे आप प्रश्न डाल दो भाई, कहाँ से करेगा? आपने पढ़ लिया तो ठीक है भाई, दूसरा कैसे पढ़ सकता है? क्या आप खुद इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? ये यहाँ पर पूछने वाली बात है कि आप किस तरह से, देखिए आप, सबसे बड़ी बात है कि जो मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उनको बनाया जाना अति आवश्यक है। आपके मानक क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्या आप उत्तराखंड एलटी के परीक्षा जो आपका जो शिक्षक उससे आप क्या डिमांड चाहते हो? तो वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने उत्तराखंड जो आपका प्रवक्ता गणित है उसका मुख्य पेपर है, वहाँ पर भी ऐसे ही इन्होंने किया था। वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, मनमाने ढंग से बिल्कुल इतने ज़्यादा प्रश्न दे दिए कि बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। केवल 4 बच्चे क्वालिफाई कर पाए और वही लोग सेलेक्ट हुए। तो ऐसे आप शिक्षक बनाओगे क्या? हैं जो, मतलब वो तो लोग तो प्रतिभाशाली थे तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन बाकी का क्या? अब वो छोटा मुद्दा था तो लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन कायदे से देखा जाए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप ऐसा पेपर बना रहे हो जिसको लोग क्वालिफाई ना कर पाए। तो इसका मतलब हमारी जो शिक्षा पद्धति उत्तराखंड की बेकार है। इसका मतलब हमारे यहाँ से जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। तो बाहर के युवाओं को रखना पड़ेगा फिर यहाँ पर टीचर बना के, हैं। तो आप जब जिस तरह की आपकी जो शिक्षण पद्धति है, जैसी आपके युवा जो को जो शिक्षा दी जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा देखिए, इसमें रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाइए। बिल्कुल गलत ये पेपर बना है, मैं इसका बिल्कुल अपोज करता हूँ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।